अब हम कंटिन्यू करेंगे डेमोग्राफी में। तो हमने पहले पढ़ा था जनरल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, जिसमें हम कंपैरिजन करते हैं बिटवीन द एज ग्रुप्स ऑफ द वुमेन, ठीक है। सो दिस इज नंबर ऑफ लाइव बर्थ्स इन अ ईयर टू 1000 वुमेन इन अ स्पेसिफाइड एज ग्रुप, ठीक है। एंड दे आर सेंसिटिव इंडिकेटर्स ऑफ फैमिली प्लानिंग। जैसे कि आप समझ रहे हैं कि जब भी हम कोई भी पॉलिसी बनाते हैं, वी गो फॉर अ टारगेट ग्रुप, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अगर कोई 15 ईयर्स का है, 18 ईयर्स का है, ही और शी इज़ मोर प्रोन टू हैव टू गेट प्रेगनेंट, ठीक है। पर अगर कोई 45 ईयर्स का है तो जो रेट है, ठीक है, वो कम हो जाता है। तो इसलिए हम एज स्पेसिफिक निकालते हैं, सो वी कैन आइडेंटिफाई कि कौन सा वो रिस्क ग्रुप है या फिर जो टारगेट ग्रुप है जिससे हमें काउंसिल करना है, ओके। देन वी हैव एज स्पेसिफिक मैरिटल फर्टिलिटी रेट। सिमिलर जैसे कि एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, तब हर फीमेल जो होती है वो एक्सपोज नहीं होती है प्रेगनेंसी के लिए, तो फिर हम मैरिटल ले लेते हैं, ठीक है। बिकॉज एवरी मैरिड वेमेन अंडर द रिप्रोडक्टिव ग्रुप इज प्रोन टू गेट प्रेगनेंट, इज मोर susceptible to get pregnant, ठीक है। देन वी हैव टोटल फर्टिलिटी रेट, हमने ऊपर भी पढ़ा था टोटल फर्टिलिटी रेट, ठीक है। सो टोटल फर्टिलिटी रेट रिप्रेजेंट्स द एवरेज नंबर ऑफ चिल्ड्रन अ वुमन वुड हैव conceived if she were to pass through her reproductive years bearing age at same rate as women now in each age group। तो जैसा कि आप समझ गए हैं, इसमें क्या है कि अगर कोई लड़की आज पैदा होती है और जब वो अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में जाएगी, तो अकॉर्डिंग टू द करंट ट्रेंड्स, उस कंट्री में क्या ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से वो कितने चाइल्ड बेयर करेगी। फॉर एग्जांपल एक कम्युनिटी में हर विमेन के पास एटलीस्ट 3 to 4 बच्चे हैं, ठीक है। शी हैज़ गिवन बर्थ टू 3 to 4 चिल्ड्रेन। तो अगर अब कोई लड़की वहाँ पैदा होती है तो ऐसा समझा जाएगा कि वो लड़की भी आगे जाके 3 से 4 बच्चों को जन्म ही देगी, ठीक है। सो दिस इज टोटल फर्टिलिटी रेट एंड इट इज़ अगेन एज स्पेसिफिक, एंड हर एज के लिए हमें निकालते हैं, ठीक है। एंड दिस इज इम्पॉर्टेंट बिकॉज इट गिव्स द अप्रॉक्सीमेट मैग्नीट्यूड ऑफ कंप्लीट फैमिली साइज, ठीक है। देन वी हैव टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट, average number of children that are born to a married woman if she experiences the current fertility pattern throughout her reproductive span, ठीक है। जो टोटल फर्टिलिटी रेट है दैट वाज एज स्पेसिफिक, जो ये टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट है इट कंबाइंस ऑल द एज ग्रुप्स, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल अभी कोई 20 ईयर्स का है, तो हो सकता है अभी जितने भी वेमेन हैं उनके पास 2 बच्चे, तो शी विल ऑल्सो हैव 2 चिल्ड्रन। जब वो 30 ईयर्स की होगी तो हो सकता है कि अब बाकी वेमेन के पास एक और बच्चा आ गया तो उसके पास भी एक और बच्चा होगा, ठीक है। सो जैसे जैसे टाइम प्रोग्रेस करेगा वैसे वैसे बच्चे जो है उनका नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है। जो फर्टिलिटी नेटालिटी वो बढ़ती जाएगी, ओके। सो टोटल फर्टिलिटी रेट इज कंबाइनिंग ऑल द एज ग्रुप्स। देन वी हैव ग्रॉस रिप्रोडक्टिव रेट, ठीक है। तो एवरेज नंबर ऑफ गर्ल्स दैट अ women विल गिव बर्थ टू डिपेंडिंग ऑन द करंट फर्टिलिटी पैटर्न, ठीक है, थ्रू आउट हर रिप्रोडक्टिव स्पैन, दैट इज 15 to 44 और 49 ईयर्स, दोनों इज राइट, ठीक है, अज्यूमिंग नो मॉर्टैलिटी, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर उस वेमेन ने 3 लड़कियों को जन्म दिया है तो उनकी जो ग्रॉस रिप्रोडक्शन रेट है दैट इज़ 2, ठीक है। वाई वी आर काउंटिंग गर्ल्स बिकॉज आके जाके यही जो बच्चियाँ हैं दे विल बिकम द पोटेंशियल मदर्स, okay। Then we have net reproduction rate, this is very useful indicator and this is important। इसका क्या होता है मतलब number of daughters a newborn girl will bear during her lifetime assuming fixed age specific fertility and mortality rates, ठीक है। जो ये टोटल मैरिटल फर्टिलिटी रेट था इसमें हम सिर्फ मैरिड वुमेन काउंट कर रहे थे। नेट रिप्रोडक्शन रेट में हम उस हर लड़की को काउंट कर रहे हैं जो अपने रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है, ठीक है। एंड वी आर टॉकिंग अबाउट न्यू गर्ल, आज अगर कोई लड़की पैदा होती है, ठीक है, आगे जाके वो कितने बच्चों को कितने बच्चियों को, गर्ल्स को, कितने गर्ल्स को जन्म देगी, ठीक है। अब अज्यूमिंग दैट कि जो ये हमारा एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट है और मोर्टालिटी रेट है वो एक समान है, मतलब चेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसमें it is including all the age groups, it is not only including the married women, it is including all the age groups, ठीक है। so NNR is a demographic indicator,
ठीक है। सो NNR 1 का मतलब हमें NNR 1 चाहिए, मतलब एक लड़का एक लड़की, ठीक है, तभी वी आर गोइंग फॉर 2 चाइल्ड नॉर्म, ठीक है। इफ़ NRR इज लेस देन 1, ठीक है, द रिप्रोडक्टिव परफॉर्मेंस ऑफ पॉपुलेशन इज सेड टू बी बिलो रिप्लेसमेंट लेवल। हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं दैट वी हैव अ क्राइसिस, एक सोशल क्राइसिस हो जाता है कि अगर लड़कियां कम हो जाती है तो मदर्स कम रहेंगी, ठीक है। देन वी हैव मैनी अदर रेशियोज, वी हैव चाइल्ड वुमेन रेशियो, वी हैव प्रेगनेंसी रेट, अबॉर्शन रेशियो, मैरिज रेट, ठीक है। सो दिस इज ऑल की नंबर ऑफ मैरिजेज इन ईयर डिवाइडेड बाय मिड ईयर पॉपुलेशन इन 2000, एंड ऐसे हम सारे परसेंटेज निकालते हैं, पर जितने भी हमने डिस्कस किए हैं वही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। देन वी कम टू द फर्टिलिटी ट्रेंड। रिसर्चेज इंडिकेट दैट लेवल ऑफ फर्टिलिटी इन इंडिया इज बिगनिंग टू डिक्लाइन। अभी हमने डिस्कस किया दैट इंडिया हैज़ एंटर्ड इन टू द लेट एक्सपैंडिंग फेज, ठीक है। द रूरल अर्बन डिफरेंशियल हैज़ नैरोड, ठीक है। अब हमारे में क्या होता था कि अर्बन एरिया में भी, रूरल एरिया में भी हर जगह अवेयरनेस फैलने लगी, तो हर जगह जो रिप्रोडक्टिव रेट है वो कम है। हमने पहले पढ़ा था ना कि रूरल एरिया में ज़्यादा होता है फर्टिलिटी इन कंपैरिजन टू अर्बन, okay. However, the crude birth rate has continued to be higher in rural areas as compared to urban area in the last decade, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर रूरल में 30 था, अर्बन में 10 था, दोनों में घटा, दोनों में 3-3 घट गया, फिर भी अर्बन का फिर भी रूरल का ज़्यादा रहेगा। वहाँ पे अब कितना होगा 27, अर्बन में कितना हो गया 7, ठीक है। अभी भी ये कितना है, बहुत ज़्यादा है, 20 ज़्यादा है, ठीक है। सो मतलब डिक्लाइन तो दोनों जो इक्वल आए, फिर भी रूरल एरिया इट इज़ मोर फर्टाइल देन द अर्बन एरिया। देन वी विल कम टू द दिस टेबल, ठीक है। एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट में 25 से 29 ईयर्स की वेमेन दे आर मोस्ट फर्टाइल, ठीक है। एंड अगर हम एज स्पेसिफिक मराइटल की बात करें दैट इज़ 20 to 24, सेम एज ग्रुप है, ठीक है। देन बर्थ रेट एंड डेथ रेट हमें पता है क्या होता है, वी हैव ऑलरेडी लर्नड इट इन आर एपिडेमोलॉजी एंड कंसेप्ट ऑफ हेल्थ एंड डिजीज। सो द करंट पिक्चर इंडिकेट्स दैट द बर्थ एंड डेथ रेट्स बोथ आर डिक्लाइनिंग इंडिया। हम ये भी पढ़ चुके हैं दैट इट हैज़ एंटर्ड इनटू द लेट एक्सपैंडिंग फेज, ठीक है। हाई बर्थ रेट की बात करें, ठीक है, सो इंडिया जैसी कंट्री में ये डिलेमा रहता है कि बर्थ रेट बहुत ज़्यादा है पर डेथ रेट कम होता जा रहा है, ठीक है। एंड इट इज़ अ विस्चस साइकिल, ठीक है, इट इज़ नॉट ईजी टू ब्रेक, ठीक है। अब क्या है कि हाई रेट बर्थ रेट बढ़ता रहेगा, और क्योंकि हमारे पास इतनी अच्छी फैसिलिटीज़ आ गई हैं तो डेथ रेट कम होता रहेगा, ठीक है। तो हम ये रोक नहीं पा रहे। अभी हमने पढ़ा था ना कि एक बार पॉपुलेशन बढ़ना शुरू होती है तो रुकना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, इट हैज़ इनर्शिया टू इट। द कॉजेज ऑफ हाई बर्थ रेट आर क्या, यूनिवर्सैलिटी ऑफ मैरिज, कि हर इंसान को शादी करनी ही करनी है, एंड इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि शादी करनी है। यू कैन सी सैक्रामेंटल, ठीक है, इट इज़ अ वेरी पायस रिलेशनशिप। एवरीवन सूनर और लेटर हैज़ टू गेट मैरिड, ठीक है। एवरीवन्स इकोनॉमिक सिक्योरिटी और इमोशनल मेचोरिटी हैज़ सेल्डम प्रीरिक्विजिट टू मैरिज, ठीक है। कि अगर कोई किसी के पास अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए जॉब्स नहीं है या फिर कोई पैसा नहीं है तो वो भी शादी करेंगे, ठीक है। या फिर इमोशनल मेच्योरिटी, कि कुछ लोग बहुत ज़्यादा मेच्योर हो जाते हैं, डू नॉट नीड अ पार्टनर टू सर्वाइव। तो ये जो चीज़ें हैं दिस इज़ नॉट काउंटेड इन दीज डेज इन इंडिया, ठीक है। एंड बहुत और भी कंट्रीज़ हैं। अर्ली मैरिज हमने देखा कि रूरल एरियाज़ में द गर्ल गेट्स वेरी अर्ली मैरिज हो जाती है उनकी एट द 16 ईयर्स बहुत जगह। अर्ली प्यूबर्टी, ठीक है, सो गर्ल्स दे अटेन प्यूबर्टी बिटवीन 12 to 14 ईयर्स, ठीक है। देन लो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ठीक है, हमने यही देखा है कि जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कम होगा वहाँ पे बर्थ रेट ज़्यादा होता है, बिकॉज वहाँ पे एजुकेशन कम है, एंड दे हैव अ मिथ कि वहाँ पे अगर जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतना ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा, ठीक है। लो लेवल ऑफ लिटरेसी, यही सेम चीज़ हो गई। ट्रेडिशनल कस्टम्स एंड हैबिट्स, ठीक है, कि हर घर में एक लड़का होना चाहिए। तो क्या होता है कि लड़कियां होती रहती है फिर भी वो ट्राई करके एटलीस्ट एक मेल तो होना ही चाहिए। चिल्ड्रन आर कंसिडर्ड एज गिफ्ट ऑफ गॉड एंड दे शुड नॉट बी अबॉर्टेड, दिस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन वी हैव एब्सेंस ऑफ फैमिली प्लानिंग हैबिट, लोगों के पास वो नहीं होता, अवेयरनेस नहीं होती है, उनके पास एक स्टिग्मा होता है एंड ऑल दैट स्टफ, तो लोग फैमिली प्लानिंग को इतना बढ़ावा नहीं देते हैं, ठीक है। डिक्लाइनिंग डेथ रेट, अब क्यों हुआ है डिक्लाइनिंग डेथ रेट, क्योंकि आजकल एपिडेमिक्स कम हो गए, वॉर्स कम हो गई हैं, ठीक है, इस वजह से लोग मर नहीं रहे हैं,
मास कंट्रोल ऑफ डिजीजेज, वी हैव सो मेनी इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम्स गोइंग ऑन, सारी की सारी इन्फेक्शियस डिजीज अब कम होने लगी हैं, ठीक है. एडवांसमेंट इन मेडिकल साइंस, ठीक है. सो वी हैव आर एंटीबायोटिक्स, वी हैव इंसेक्टिसाइड्स, कीमोथेरेपी आ गई है, ठीक है. बेटर हेल्थ फैसिलिटीज़, ठीक है. वी हैव सो मेनी नेशनल प्रोग्राम्स एंड ऑल दैट स्टफ. फूड अच्छा हो गया, पानी अच्छा हो गया, इंटरनेशनल वेज में इंटरनेशनल एड होने लगा है, एक कंट्री दूसरी कंट्री की हेल्प करती है. डेवलपमेंट ऑफ सोशल कॉन्शियसनेस अमंग द मासेस, ठीक है. Demographics opine that further rapid decline in India's death rate may not continue in future, ठीक है. कि इतनी डेथ रेट अचीव कर ली है हमने, कम कर ली है, इससे ज़्यादा नहीं कर पाएंगे, ऐसे सोचा जाता है. द रीज़न इज़ दैट मोस्ट ऑफ द ईजी कॉन्क्वेस्ट ऑफ द मोर्टालिटी हैज़ बिन अकम्प्लिश्ड, ठीक है. जो छोटी छोटी हम चीज़ें कर सकते थे जिससे ग्रेट इम्पैक्ट जनरेट हो रहा था, ठीक है, जैसे डायरिया, ठीक है, कितना ज़्यादा मोर्टालिटी मॉर्बिडिटी रेट था उसका, अब हमने ORS इंक्लूड कर दिया, दैट वाज चीप एंड सच अ वंडरफुल सोर्स. अब क्या है कि ये हमने जो सारी इजी चीज़ें थी वो तो हमने कर ली, अब हमारे जो थे शॉर्ट टर्म गोल्स ऑलमोस्ट काइंड ऑफ पूरे होने वाले हैं. अब लॉन्ग टर्म गोल्स हैं हमारे सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और हम हर चैप्टर में पढ़ चुके कि सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़्यादा पैसा और लेबर चाहिए, मैन फोर्स चाहिए, ठीक है. सो इस वजह से अब क्या है कि जो डिफ़िकल्ट मेजर्स रह गए हैं वो कंप्लीट कर पाना इंडिया के लिए एक चैलेंजिंग एस्पेक्ट है. तो जो इजी थे उसकी वजह से जो डेथ रेट डिक्लाइन हो गई. अब ये जो चीज़ें हैं, जो लॉन्ग टर्म चीज़ें, अब उनको कैसे हम ठीक करेंगे, ये हमारे आगे है. जब तक हम लॉन्ग टर्म गोल्स नहीं करेंगे तब तक और ज़्यादा डेथ रेट कम नहीं होगी, ठीक है. ग्रोथ रेट मैंने आपको बताया था 1921 इज़ द बिग डिवाइड टाइम, ठीक है. तो क्या हुआ था, दिस वॉज ड्यू टू ऑपरेशन ऑफ नेचुरल चेक्स. हमने देखा था फेमाइंस थी, एपिडेमिक्स थी, तो वो ह्यूमन लाइफ ले रही, तो बहुत ज़्यादा डेथ रेट था. 1921 के बाद क्या हो कि जो एपिडेमिक्स है, फेमाइंस है, वो कम होने लग गए, ठीक है. अगर होते भी थे तो उनके लिए बहुत ही अच्छा एड था, बेटर न्यूट्रिशन था, ठीक है. सो डेथ रेट तो बहुत ज़्यादा कम हो गई है एंड बर्थ रेट अभी भी उतनी है या फिर बढ़ रही है. फैमिली प्लानिंग की बात करते हैं. सो यू शुड नो ओनली द डेफिनेशन ऑफ फैमिली प्लानिंग. ये क्या होता है, वॉलेंटरी, इट शुड नॉट बी फोर्स्ड, ठीक है, अपॉन द बेसिस ऑफ नॉलेज, एटीट्यूड, रिस्पॉन्सिबल डिसीजंस बाय इंडिविजुअल एंड कपल्स, ठीक है. तो हमारा काम होता है उनको अवेयर कराना, बाकी इट शुड बी वॉलेंटरी, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है. और उनके नॉलेज एंड एटीट्यूड पे बेस्ड होना चाहिए क्योंकि ये उनको यूज़ करना है, ठीक है. सो फैमिली प्लानिंग रेफर्स टू प्रैक्टिस दैट हेल्प इंडिविजुअल और कपल टू अटेन सर्टन ऑब्जेक्टिव्स. फर्स्ट, अनवांटेड बर्थ नहीं होने चाहिए, ठीक है. टू ब्रिंग आउट वांटेड बर्थ, टू रेगुलेट इंटरवल्स बिटवीन प्रेगनेंसी, टू कंट्रोल द टाइम एट विच बर्थ अकर्स इन रिलेशन टू एज ऑफ पेरेंट्स. हम आगे देखेंगे कि एज की वजह से भी कभी कभार दिक्कत हो जाती है. टू डिटरमाइन द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन द फैमिली. पहले क्या होता था कि फैमिली प्लानिंग का मतलब यही होता था कि हाउ टू अवॉइड अनवांटेड बर्थ्स, ठीक है, एंड हाउ टू स्पेस द प्रेगनेंसी. पर इसका डोमेन अब बढ़ गया है, okay. We have so many programs going on, we have RMCH program going on, ठीक है. So family planning has been incorporated into maternal and child health care, ठीक है, because all of this is integrated, it is a multidisciplinary approach, ठीक है. सो राइट ऑफ women to decide freely and responsible on the number of spacing of their children and to access to the information and means to enable them to exercise this right. तो WHO ने क्या कहा था इस कॉन्फ्रेंस में, एक कॉन्फ्रेंस हुई थी इंटरनेशनल वुमेंस ईयर पे. सो दिस वाज कि एक महिला को ये पता होना चाहिए कि, और उनके पास ये राइट भी होना चाहिए कि उनको कितने बच्चे चाहिए और कितने स्पेसिंग पे चाहिए, ठीक है. एंड ये सब करने के लिए उनके पास सुविधाएं भी होनी चाहिए, ठीक है. देन वी हैव स्कोप ऑफ फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ठीक है. अभी हमने पढ़ा ना कि फैमिली प्लानिंग इज़ जस्ट नॉट बर्थ कंट्रोल, इट इज़ मोर देन बर्थ कंट्रोल, ठीक है. सो इसमें क्या आता है, स्पेसिंग आती है, ठीक है, एडवाइस ऑन स्टेरिलिटी, एजुकेशन ऑन पेरेंटहुड, ठीक है, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. सेक्स एजुकेशन आता है, जो भी रिप्रोडक्टिव सिस्टम से रिलेटेड पैथोलॉजी है उनकी स्क्रीनिंग भी आती है, जेनेटिक काउंसलिंग आती है, प्री मैरिटल कंसल्टेशन, एग्जामिनेशन, कैरिंग आउट प्रेगनेंसी, मैरिज काउंसलिंग, ठीक है. सो ये भी होता है कि प्रिपेयर करना कपल को फॉर द फर्स्ट चाइल्ड अराइवल, ठीक है, जब उनका पहला बच्चा जन्म लेते हैं उनको बताना कि कैसे उस बच्चे को रखना है. प्रोवाइड सर्विसेज फॉर अनमैरिड वेमेन,
mothers teaching home economics and nutrition, ठीक है, providing adoption services. These activities they vary from country to country and India में हम ये पढ़ेंगे. So ठीक है, so this is a modern concept. पुराना concept क्या था कि it is just the birth control, but now it has expanded so much. ठीक है, देन हेल्थ एस्पेक्ट्स की बात करते हैं. सो दिस इज़ द शॉर्ट नोट. ठीक है, सो इट इज़ अ टू वे रिलेशनशिप. हेल्थ के साथ फैमिली प्लानिंग का टू वे रिलेशनशिप है. ठीक है, जितनी ज़्यादा अच्छी हेल्थ होगी उतनी कम फर्टिलिटी होगी, हमने ऊपर भी पढ़ा था. ठीक है, और जितनी अच्छी फैमिली प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा इफेक्ट हेल्थ पे आएगा, मेंटल हेल्थ पे भी एंड फिजिकल हेल्थ पे भी, ऑफ मदर एंड द चाइल्ड बोथ. These can be summarized in the following. Women's health. ठीक है, हमने देखा maternal mortality यंग एज में बहुत ज़्यादा होती है. Morbidity of women of child bearing age. ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस, प्रिवेंटेबल कॉम्प्लिकेशंस ऑफ प्रेगनेंसी एंड अबॉर्शन. फीटल मोर्टालिटी की बात करते हैं. ठीक है, फीटल मोर्टालिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी. वी हैव इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, दिस इज़ अ मोस्ट सेंसिटिव मार्कर. ठीक है, एंड वी हैव ऑल्सो कंजेनाइटल malformations. Okay, then we have infant and child health. ठीक है, we have neonatal, infant and preschool mortality. ठीक है, and vulnerability to disease. Women health की बात करें तो जो प्रेगनेंसी है इट कैन इंडेंजर हर लाइफ एंड हर हेल्थ. ठीक है, डेवलपिंग कंट्रीज़ में जहाँ पे जो सुविधाएं कम होती हैं वहाँ पे बहुत ज़्यादा रिस्क होता है मदर का डेथ के लिए. दिस इज़ इंक्लूडेड इन योर MMR ऑल्सो. द रिस्क इंक्रीजेज एज द मदर ग्रोज ओल्डर और आफ्टर शी हैज़ बॉर्न 3 to 4 चिल्ड्रन. ठीक है, सो फैमिली प्लानिंग क्या करता है, इस साइकिल को इंटरवीन कर देता है. कैसे? एक तो नंबर ऑफ बर्थ को कंट्रोल करता है. ठीक है, जितने बच्चे चाहिए सिर्फ उतने. इंटरवल बढ़ा देता है प्रेगनेंसीज़ में. ठीक है, कितना समय होना चाहिए 2 प्रेगनेंसीज़ के बीच में एंड बर्थ के लिए. एंड ये क्या करते हैं, जितनी भी डिलीवरी सर्विसेज है, एंटीनेटल, पोस्टनेल केयर के सब देते हैं, सो दैट वी कैन रिड्यूस द रिस्क फॉर MMR एंड IMR. ठीक है, सो फैमिली प्लानिंग के थ्रू हम अनवांटेड प्रेगनेंसीज एलिमिनेट कर देते हैं, प्रॉपर स्पेसिंग देते हैं. ठीक है, द टाइमिंग ऑफ द बर्थ, पर्टिकुलरली द फर्स्ट एंड लास्ट इन रिलेशन टू द एज ऑफ मदर. हमने देखा ना, जैसे जो औरतें हैं जो बूढ़ी होती जो ओल्ड होती जाती हैं उनमें मोर्टालिटी रेट बहुत हाई रहता है. ठीक है, कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होती हैं. देन वी हैव अनवांटेड प्रेगनेंसी. ओके, अनवांटेड प्रेगनेंसी में लीड टू इंड्यूस्ड अबॉर्शन. ठीक है, अब क्या होता है, क्योंकि स्टिग्मा बहुत होता है, सर्विसेज कम होती है, तो जनरली लोग क्या करते हैं, दे गो फॉर क्रिमिनल अबॉर्शन. ठीक है, सो आउटसाइड द मेडिकल सेटिंग जो हमारे झोला छाप डॉक्टर्स या फिर क्वैक्स होते हैं वो ये अबॉर्शंस कराते हैं, एंड दिस इज़ मोस्ट डेंजरस. ठीक है, पर्टिकुलर मेंशन मस्ट बी मेड जनरली उन लेडीज़ के लिए जो अनमैरिड है. ठीक है, सो वो जनरली क्या करती हैं, दे गो फॉर दिस क्रिमिनल अबॉर्शन एंड दैट कैन कॉज देम हेल्थ रिस्क एंड इवन डेथ. ठीक है, एंड बहुत बार होता है कि अनवांटेड प्रेगनेंसीज दे कैन कॉज मेंटल डिस्टर्बेंसेस टू द मदर. ओके, लिमिटिंग द नंबर ऑफ बर्थ एंड स्पेसिंग में क्या होता है कि रिपीटेड प्रेगनेंसी इंक्रीजेज दी मेटर्नल मोर्टालिटी एंड मॉर्बिडिटी. ठीक है, और हमने देखा था कि बियॉन्ड द 3rd प्रेगनेंसी अब क्या है कि रिस्क सिग्निफिकेंटली इंक्रीज्ड है. ठीक है, द इंसिडेंस ऑफ रप्चर ऑफ यूट्रस एंड यूट्राइन एटोनी increases with parity, as does the incidence of toxemia, eclampsia and placenta previa. ओके, अनीमिया इज़ वेरी कॉमन इन वेमेन. ठीक है, जिनके पास बहुत ज़्यादा बच्चे होते हैं एंड दे हैव बी नॉट नॉर्मली अच्छे से जो स्पेसिंग है वो अच्छी नहीं है. द रेट ऑफ स्टिल बर्थ ऑल्सो इंक्रीजेज विद इंक्रीज पैरिटी. ठीक है, क्लियर एसोसिएशन बिटवीन द इंसिडेंस ऑफ सर्वाइकल कैंसर एंड हाई पैरिटी हैज़ बीन सीन. टाइमिंग ऑफ द बर्थ की बात करें, जनरली मदर फेस ग्रेटर रिस्क ऑफ डाइंग बिलो 20 years एंड अबव 30 to 35. ठीक है, तो जैसे मैंने कहा था ना कि अर्ली प्रेगनेंसी मतलब कि अगर एज बहुत ही यंग है या फिर बहुत ही ओल्ड है, ठीक है, 30 to 35 से अबव है, सो रिस्क बहुत ज़्यादा होता है. फीटल हेल्थ की बात करते हैं, सो इट हैज़ बीन सीन कि जो डाउन सिंड्रोम है फिर और भी कंजेनिटल अनॉमलीज हैं, दे आर एसोसिएट विद एडवांस मैटरनल एज. अगर 30 के बाद या फिर 40 के बाद अगर कोई लेडी कोई बच्चा बॉर्न करती है, सो शी इज़ मोर प्रोन टू डाउन सिंड्रोम. सच कंजेनाइटल अनॉर्मलीज कैन बी अवॉइडेड बाय टाइमिंग बर्थ इन रिलेशन टू द मदर्स एज.
ठीक है. द प्रेजेंट स्टेट ऑफ आर नॉलेज, इट इज़ डिफिकल्ट टू वे ओवरऑल जेनेटिव इफेक्ट्स ऑफ द फैमिली प्लानिंग. Then we have child health. It is well known that child mortality increases when pregnancies occur in rapid succession. ठीक है. A birth interval of 2 to 3 years is desired, कंसिडर्ड डिज़ायरेबल टू रिड्यूस चाइल्ड मोर्टेलिटी. ठीक है. बहुत ज़्यादा बच्चे एक के बाद एक होंगे, सो मदर की हेल्थ बहुत ज़्यादा डिटेरिएट हो जाएगी, शी कैन हैव अनीमिया एंड ऑल दैट स्टफ. तो बच्चे को उसी हिसाब से न्यूट्रिशन की भी कमी रहेगी. ठीक है. देन वी कम टू चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. बर्थ स्पेसिंग एंड फैमिली साइज आर इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स इन चाइल्ड ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. ठीक है. अगर बर्थ स्पेसिंग नहीं होगी तो चाइल्ड को न्यूट्रिशन नहीं मिलेगा. फैमिली साइज़ बहुत ज़्यादा को चाइल्ड को उतना केयर और नर्चरिंग नहीं मिलेगी जितना उसको ज़रूरत है. ठीक है. सो यहाँ पे ये भी लिखा है कि चाइल्ड इज़ लाइकली टू रिसीव हिज शेयर ऑफ लव एंड केयर. ठीक है. इंक्लूडिंग न्यूट्रिशन ही नीड्स व्हेन फैमिली इज स्मॉल एंड बर्थ्स आर प्रॉपरली स्पेस्ड. ठीक है. एंड इसके लिए हम कह सकते हैं कि फैमिली प्लानिंग इज़ ए इफेक्टिव प्रिवेंशन अगेंस्ट मैल न्यूट्रिशन. जितने ज़्यादा बच्चे होंगे उतने ज़्यादा खाने के लिए मुंह होंगे, मतलब उतने ज़्यादा माउथ होंगे जिनको हमें फीड करना पड़ेगा एक फैमिली में. इन्फेक्शियस डिजीज़ की बात करें तो जो लार्ज फैमिलीज़ होती हैं वहाँ पे इन्फेक्शियस डिजीज़ ईजिली फैल जाती है. वी कैन सी इन्फेक्शियस गैस्ट्रोएंटेराइटिस, रेस्पिरेटरी एंड स्किन इन्फेक्शंस. देन we have welfare concept. Family planning is associated with numerous misconception. First is कि it is related to sterilization, कि अगर आप फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करते हैं तो बर्थ कंट्रोल का मतलब होता है स्टेरिलाइजेशन. आगे आप बच्चे नहीं बॉर्न कर पाएंगे. अदर इक्वेटेड टू बर्थ कंट्रोल, हमने देखा कि इट इज़ नॉट ओनली बर्थ कंट्रोल, इट इज़ टेकिंग इन टू द अकाउंट ऑफ द हेल्थ ऑफ मदर, चाइल्ड एंड द फैमिली एज अ होल. ठीक है. तो फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम एम्स एट अचीविंग एट हायर एंड. ठीक है. दैट इज़ टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ द लाइफ. जनरली क्या होता है, वी हैव शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल. शॉर्ट टर्म गोल्स तो हमने कर ही रहे हैं पूरे. लॉन्ग टर्म गोल इज़ फुल सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट. स्मॉल फैमिली नॉर्म हम देख चुके हैं कि पहले 3 चाइल्ड सिस्टम आया था, अब 2 चाइल्ड को एम्फेसिस दे रहे हैं, आगे जाके 1 चाइल्ड को देंगे जैसा हमने पढ़ा था. ठीक है. सो एक लड़का एक लड़की काफ़ी है. ठीक है. इफ़ वी हैव 1 सन एंड 1 डॉटर, हमारा NRR भी 1 हो गया, नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 हो गया. ठीक है. एंड जो हमारा रिप्लेसमेंट 11 है वो भी 2 हो गया. ठीक है. देन ऑल एफर्ट्स आर बीइंग मेड थ्रू मास कम्युनिकेशन दैट द कंसेप्ट ऑफ स्मॉल फैमिली नॉर्म इज एक्सेप्टेड, अडॉप्टेड एंड वोवन इनटू द लाइफस्टाइल ऑफ द पीपल. ठीक है. देन वी हैव एलिजिबल कपल्स. दिस इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. एलिजिबल कपल्स क्या होता है, जितने भी मैरिड कपल्स हैं जिसमें भी वाइफ रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप में है. ठीक है. 15 to 45 ईयर्स. तो ऐसे कपल्स को हम अप्रोच करते हैं फॉर फैमिली प्लानिंग. ठीक है. तो क्या होता है, एक रजिस्टर बनता है PHC में, दैट इज़ एलिजिबल कपल रजिस्टर, जिसमें लिखा जाता है कि मतलब जमा किया जाता है कि कौन कौन इस लिस्ट में आता है. एंड देन द फैमिली प्लानिंग वर्क इज़ शुरू किया जाता है उस हिसाब से. इट इज़ रेगुलरली अपडेटेड. ओके. जो भी उस ज़िले जुरिस्डिक्शन में आते हैं उनमें ये अपडेट किया जाता है. ओके. देन वी हैव टारगेट कपल्स. हम क्या है, मोर स्पेसिफिक हो गए. दिस एलिजिबल कपल वॉज फ्रॉम 15 to 45 ईयर्स. टारगेट कपल इज़ दोज कपल हु हैव ऑलरेडी 2 to 3 लिविंग चिल्ड्रन. ठीक है. उन्होंने अपना मतलब जितना भी अपनी फैमिली बढ़ानी थी वो बढ़ा चुके हैं, उनके पास 2 से 3 बच्चे ऑलरेडी हैं. ठीक है. अब ऐसे लोगों से काउंसलिंग कराना, फिर उनको बताना कि अब आप फैमिली प्लानिंग अडॉप्ट करो. ठीक है. सो द डेफिनेशन ऑफ टारगेट कपल तो बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करता है, इवन उन लोगों को भी करता है जो न्यूली मैरिड है. ठीक है. या फिर उनके पास सिर्फ एक ही चाइल्ड है, 1 चाइल्ड है. ठीक है. सो वी यूज़ टारगेट कपल with the view to develop acceptance of idea of family planning from the earliest stage as possible. ठीक है. तो एलिजिबल कपल्स में हम क्या करते हैं, एक तो हम जो भी न्यूली मैरिड हैं उनको भी टारगेट करते हैं, पर इन टारगेट कपल्स वी टारगेट ओनली दोज पीपल हु हैव कंप्लीटेड देयर फैमिली. ठीक है. सो द टर्म एलिजिबल कपल इज़ नाउ मोर वाइडली यूज्ड एंड हैज़ कम टू स्टे. सो दिस टर्म इज़ मच मोर यूजफुल देन आर टारगेट कपल. Then we have couple protection rate. This is important.
इट इज़ डिफाइंड एज परसेंटेज ऑफ एलिजिबल कपल्स इफ़ेक्टिवली प्रोटेक्टेड अगेंस्ट चाइल्ड बर्थ, मतलब एक ज़िले में अगर इतने एलिजिबल कपल्स हैं तो वो कितना, मतलब उनमें से कितने कपल्स एक्चुअली में प्रोटेक्शन यूज़ करते हैं इफ़ेक्टिवली, ठीक है, बाय वन और अदर मेथड्स अप्रूव्ड बाय दी फैमिली प्लानिंग कमिटी। सो आप इनके नाम याद कर लीजिए, स्टेरिलाइजेशन, आईओडी, कॉन्डम एंड ओरल पिल्स। सिर्फ यही चार क्यों? क्योंकि बाकी के जो भी हमारे पास हैं जब हम पढ़ेंगे, दे आर नॉट एज यूजफुल एज दीज। इनकी सबसे अच्छी इफेक्टिवनेस है, एंड ओरल पिल्स आर 100% इफेक्टिव इफ़ यूज करेक्टली, ठीक है। सो यही चार चीज़ें हम लेते हैं, ओके। स्टेरिलाइजेशन अकाउंट्स फॉर 60% ऑफ द इफेक्टिवली प्रोटेक्टेड कपल्स। डेमोग्राफर्स चाहते हैं कि NRR 1 हो जाए, मतलब एक लड़का एक लड़की काफ़ी है, एंड इट कैन बी ओनली अचीव अगर कपल प्रोटेक्शन रेट 60% से ज़्यादा। सो दिस फिगर इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर योर MCQ पर्पस। कपल प्रोटेक्शन रेट इज़ बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन दैट कि 50 to 60% ऑफ द बर्थ, ठीक है, इन द ऑर्डर ऑफ 3 है, मतलब ऐसे परिवार जहाँ पे ऑलरेडी 3 बच्चे हैं, जब उनमें एक नया बच्चा आता है, मतलब कि जब भी बर्थ रेट होता है उसमें एटलीस्ट आधी जनता ऐसी होती है जिनके पास ऑलरेडी उनकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है, ऑलरेडी उनके पास 2 से 3 बच्चे हैं, ठीक है। सो ऐसे कपल्स को हमें टारगेट करना चाहिए, इसलिए उनको टारगेट कपल्स कहते हैं। Thus, attaining of 60% CPR is equivalent to completing these people, ठीक है। जो टारगेट कपल्स हैं, अगर ये सभी कॉन्ट्रासेप्शन ले लें, ठीक है, सो अब क्या होगा कि हर परिवार में एटलीस्ट 2 या 3 बच्चे रहेंगे, ठीक है, इनसे ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं कि CPR शुड बी 60%, ठीक है। हम 2 बच्चों पे ज़्यादा एम्फेसिस क्यों करते हैं? बिकॉज दे आर गोइंग टू रिप्लेस देयर पेरेंट्स, ठीक है। तो दिस इज़ द रिप्लेसमेंट लेवल। इन शॉर्ट, कपल प्रोटेक्शन रेट इज़ अ डोमिनेंट फैक्टर, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है इन दी रिडक्शन ऑफ नेट रिप्रोडक्शन रेट। तो आपको 2 चीज़ें पता ही होनी चाहिए इस चैप्टर में, 3। कॉन्ट्रासेप्टिव्स तो अच्छे से आते ही हैं, डेमोग्राफी में आपको पता होना चाहिए कपल प्रोटेक्शन रेट क्या होता है, नेट रिप्रोडक्शन रेट क्या होता है, बाकी तो हमने पढ़ा ही है। देन आप देख सकते हैं कॉन्डम यूज़र्स बहुत ज़्यादा है, एंड देन वी हैव IUD यूज़र्स, ठीक है। However, 75.28% eligible couples are still unprotected against contraception, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ऑलमोस्ट काइंड ऑफ 45% लोग दे आर नॉट एलिजिबल इन टू द कपल प्रोटेक्शन रेट, ठीक है। देन वी हैव नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी, ठीक है। तो इन्होंने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड की है? पहले तो उन्होंने एज बढ़ा दी है मैरिज की, हमने देख लिया था 18 है फीमेल्स के लिए, 21 है मेल्स के लिए, ठीक है। फिर इसका नाम चेंज करके फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम किया गया। आप देख रहे हैं पहले था पॉपुलेशन, तो लोग इसको इक्वेट करने लगे कि ये तो बर्थ कंट्रोल है, ये तो हमें ज़बरदस्ती कराया, तो उसका नाम चेंज करके फैमिली वेलफेयर पे लाया गया, ठीक है। सो दैट ये मिसकंसेप्शन है लोगों के बीच में, ये डर है कि हमें स्टेरलाइज कर देंगे, तो उसको हटाने के लिए इन्होंने फिर फैमिली वेलफेयर इसका नाम चुना, एंड दिस वाज इम्पॉर्टेंट चेंज, ठीक है, सो दैट पीपल कैन एक्सेप्ट दिस प्रोग्राम, ठीक है। तो हमारा लॉन्ग टर्म रेट क्या है कि NRR 1 होनी चाहिए बाय 2000, जो 2020 आ चुका है, नहीं हुआ है अचीव अभी तक, ठीक है। देन टारगेट फ्री अप्रोच इन एडमिनिस्ट्रिंग फैमिली प्लानिंग सर्विसेज, ठीक है, फ्री होनी चाहिए। तो इट गिव्स इन्फॉर्म चॉइस टू द पीपल टू वॉलेंटरीली अवेल द रिप्रोडक्टिव हेल्थ केयर सर्विसेज, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, वॉलेंटरी, ठीक है। और उनको इन्फॉर्म किया जाता है कि आप ये चूज़ कर सकते हैं, एंड देन बेस्ड ऑन देयर नॉलेज एंड एटीट्यूड एंड बिलीफ वो चूज़ करते हैं वॉलेंटरीली, ठीक है। देन वी हैव इट डील्स विद विमेन एजुकेशन। जो हमारा नया पॉलिसी आया था ना, इसमें हम क्या यूज़ करते थे? विमेन एजुकेशन, ठीक है। अगर हम विमेन को एडुकेट करेंगे, इनडायरेक्टली हम चाइल्ड को एडुकेट कर रहे हैं, ठीक है। एम्पावरिंग विमेन फॉर हेल्थ एंड न्यूट्रिशन, चाइल्ड सर्वाइवल एंड हेल्थ, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, अनमेट नीड्स ऑफ फैमिली वेलफेयर, ये हम आगे भी पढ़ेंगे, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट नोट। देन वी हैव हेल्थ केयर फॉर अंडर सर्व्ड पॉपुलेशन ग्रुप्स लाइक अर्बन स्लम्स, ट्राइबल कम्युनिटी, हिल एरिया population, displaced and migrant population. Adolescent health important है, increased participation of men in planned parenthood and collaboration with NGOs, ठीक है। तो हमारा टारगेट तो क्या था कि TFR रिप्लेसमेंट, मतलब 2 लाने के लिए बाय 2010, ठीक है। अब लॉन्ग टर्म क्या है?
ये तो शॉर्ट टर्म है, ये जो भी हम पढ़े सब शॉर्ट टर्म है। लॉन्ग टर्म तो वही है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जिसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है। ठीक है, सो नेशनल सोशियो डेमोग्राफिक गोल्स के हिसाब से हमें क्या चाहिए, एक तो जितने भी अनमेट नीड्स हैं वो फुलफ़िल करें बाय मेकिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। स्कूल एजुकेशन 14 तक फ्री कर दें, जो 14 साल का बच्चा है उसको फ्री एजुकेशन मिलेगी एंड शुड बी कंपलसरी। ठीक है, इन्फेंट मोर्टालिटी रेट कम करनी है बाय 30, ये आपको ये याद करने पड़ेंगे, MCQs में आते हैं कि 30 से कम कर दो पर 1000 लाइव बर्थ। मेटर्नल मोर्टालिटी रेट 100 से कम कर दो इन 1 लाख, ये 4th पॉइंट भी MCQ में बहुत बार पूछा जाता है। अचीव यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन अगेंस्ट ऑल द वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। ठीक है, इसके लिए भी हमारे पास यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम है। देन प्रमोट डिलेड मैरिज। ठीक है, देन अचीव 80% ऑफ इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज, अगर हम डिलीवरीज वगैरह भी पढ़ेंगे। ठीक है, यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन काउंसलिंग एंड सर्विसेज फॉर फर्टिलिटी रेगुलेशन एंड कॉन्ट्रासेप्शन विद वाइड बास्केट ऑफ चॉइसेस, क्योंकि हर एक की प्रेफरेंस डिफरेंट होती है। ठीक है, अचीव 100% रजिस्ट्रेशन ऑफ बर्थ, डेथ, मैरिज एंड प्रेगनेंसी। ठीक है, टू कंट्रोल ऑल द STDs इंक्लूडिंग दी एड्स एंड प्रिवेंट एंड कंट्रोल कम्युनिकेबल डिजीजेस। प्रमोट vigorously स्मॉल फैमिली नॉर्म। ठीक है, ब्रिंग अबाउट कन्वर्जेंस इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिलेटेड सोशल सेक्टर प्रोग्राम्स। ठीक है, अब क्या है कि एफर्ट्स बनाने चाहिए कि पॉपुलेशन स्टेबलाइज हो जाए। ठीक है, हमें पता है कि हम एक्सपैंड कर रहे हैं, अगर हम उसको स्टेबलाइज कर दें, वो इनर्शिया रोक दे, तो हमारे लिए कितना अच्छा रहेगा। एंड इट इज़ ओनली पॉसिबल अगर हम एक इंटीग्रेटेड पैकेज बनाएं दैट कैन बी गिवन एट विलेज एंड हाउस होल्ड लेवल। ठीक है, inadequacies in the existing healthcare infrastructure has led to unmet need of 28% of contraception services and obvious gap in coverage and outreach। अब हम इतनी देर से ये पढ़ तो रहे हैं कि अनमेट नीड्स क्या होते हैं। ठीक है, अनमेट नीड्स कुछ नहीं होते हैं, जनरली क्या होता है, जिन औरतों को पता होता है कि हाँ मुझे बर्थ कंट्रोल करना है, स्पेसिंग करनी है, पर उन्हें वो सर्विसेज ना मिले। ठीक है, उनको कहते हैं अनमेट नीड्स। फॉर एग्जांपल, एक औरत है और उनको नहीं पता कि कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह क्या होता है, और उनको कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता कि वो कितने बच्चों को जन्म देती हैं। ठीक है, सो दैट इज़ नॉट अ अनमेट नीड। अगर उनको पता है कि उनको चाहिए और उनको पता है कि हाँ मुझे ऐसे मिलेगा, पर उनको मिल नहीं रहा है, दैट इज़ अनमेट नीड। जहाँ पे ज़रूरत नहीं लग रही है उनको, वहाँ तो तुम छोड़ दो, पर जिसको ज़रूरत है उनको तो दो। ठीक है, दिस इज़ अनमेट नीड। ये हमारा शॉर्ट टर्म गोल है कि जिनको चाहिए उनको मिल जाए। लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि जो ये वांट है ना, इसको नीड बनाना। फॉर एग्जांपल, क्या होता है कि विलेजेस में हमने टॉयलेट कंस्ट्रक्शन करवाई, सैनिटरी लैट्रिन्स बनाए, पर लोगों ने वो यूज़ नहीं किया क्योंकि उनको लगता था कि हमें ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, सो दैट वाज द नीड दैट दे थॉट दैट दे डिडंट नीडेड, मतलब कि उनको उसकी ज़रूरत है पर उनको ये पता नहीं है। ठीक है, सो ऐसी औरतों को जिनको नहीं पता कि उनको इस चीज़ की ज़रूरत है, उनको अवेयर कराना कि नहीं तुम्हें ये करना चाहिए, और उनको फिर वो देना भी। तो शॉर्ट टर्म गोल है कि जिन औरतों को पता है पर उनको नहीं मिल रहा है, दैट इज़ शॉर्ट टर्म गोल, कि उनको प्रोवाइड करना। लॉन्ग टर्म गोल है कि उन औरतों को नहीं पता है कि उनको ये ज़रूरत है, उनको अवेयर करना, फिर उनको देना। सो वी हैव दीज काइंड ऑफ थिंग्स एंड दिस अनमेट नीड्स हम आगे भी एक पैराग्राफ में पढ़ेंगे इसी चैप्टर में। ओके, देन वी हैव कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इसमें आपको फिजिकल बैरियर्स में एंड IUDs पढ़ने हैं एंड पिल्स पढ़नी है। जब भी हमने पढ़ा ना 4, स्टेरिलाइजेशन, कॉन्डम, योर पिल्स एंड योर IUDs, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है। फैमिली प्लानिंग में यही इन्वॉल्व क्यों किए गए, बाकी क्यों नहीं किए गए, बिकॉज बाकी जो है इफ़ेक्टिव नहीं है या फिर सोशली एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है, सो आप कॉन्ट्रासेप्टिव में आते हैं तो दिस इज़ अ प्योरली प्रिवेंटिव मेथड, इसमें कोई ट्रीटमेंट डायग्नोसिस कुछ नहीं, इसमें इट इज़ प्योरली प्रिवेंटिव। ठीक है, सो इट इज़ टू अवॉइड अनवांटेड प्रेगनेंसी। ठीक है, इट कैन बी टेम्परेरी, इट कैन बी परमानेंट। ठीक है, नाउ इट इज़ जनरली, हमने देखा है कि कोई भी कॉन्ट्रासेप्टिव आइडियल नहीं है। ठीक है, इवन हम कहते हैं ना कि जो हमारे ओरल कंबाइंड पिल्स हैं वो 100% इफ़ेक्टिव है, वो है तो इफ़ेक्टिव, पर वो भी आइडियल नहीं है, क्योंकि कंप्लायंस कम होती है, अवेलेबिलिटी कम होती है, बहुत सारे उनके साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं।
ठीक है। सो हम देखते हैं कि आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए। एक तो वो सेफ़ हो, ठीक है, उसकी कोई एडवर्स इफेक्ट्स ना हो, इफेक्टिव हो, ठीक है, एक्सेप्टेबल हो, इनएक्सपेंसिव, ठीक है, रिवर्सिबल होनी चाहिए, सिंपल टू एडमिनिस्टर एंड इंडिपेंडेंट ऑफ क्वाइटर्स, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग इनफ टू ऑब्विएट फ्रीक्वेंट एडमिनिस्ट्रेशन एंड रिक्वायरिंग लिटल और नो मेडिकल सुपरविजन, ठीक है। आगे हम जितने भी मेथड्स पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे कि किसी ना किसी में कुछ ना कुछ गायब है और कुछ ना कुछ बुरे मतलब कि उसके एडवर्स इफेक्ट्स भी हैं। अ मेथड विच मे बी क्वाइट सूटेबल फॉर वन ग्रुप मे नॉट बी सूटेबल फॉर अनदर, ठीक है। तो अभी हमने कहा ना कि इट शुड बी वॉलंटरी एंड शुड बी ऑन द बेसिस ऑफ इन्फॉर्म्ड चॉइस, ठीक है, क्योंकि हर एक का बिलीफ, एटीट्यूड एंड सोशल इकोनॉमिक स्टेटस अलग होता है, ठीक है। जो आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव की सर्च थी वो हम छोड़ चुके हैं कब का, ठीक है। अभी हमारा अप्रोच क्या है, दिस कैफेटेरिया चॉइस, दिस इज़ अ वाइवा क्वेश्चन। कैफेटेरिया चॉइस में क्या होता है, वी प्रोवाइड अ लिस्ट एंड वी टेल देम कि इससे ये होता है, इससे होता है, एंड अकॉर्डिंगली द पर्सन बोथ द पार्टनर्स चूज़ कि वो कौन सा यूज़ करना चाहते हैं फॉर देयर नीड्स, ठीक है। द टर्म कन्वेंशनल कॉन्ट्रासेप्शन आर यूज टू डिनोट दोज मेथड दैट आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स। अभी हमने पढ़ा ना कि इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ क्वाइटर्स, ठीक है। सो दीज आर कॉन्डम्स एंड स्पर्मिसाइड। तो हमें पता चल गया कि कॉन्डम्स दे आर रिक्वायर्ड एट द टाइम ऑफ सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सो आर डिपेंडेंट ऑन सेक्शुअल इंटरकोर्स, ठीक है। सो इट इज़ नॉट कि आप ऑलमोस्ट एवरी डे यू आर फ्री फ्रॉम द रिस्क, ठीक है। Then the success of any contraceptive method does not only depends on the effectiveness. OCP 100% इफेक्टिव है, ठीक है, पर उनका प्रॉपर यूज़ बहुत डिफिकल्ट होता है क्योंकि बहुत बार जो लेडीज़ हैं वो लेना भूल जाती हैं, ठीक है, इन प्रिवेंटिंग प्रेगनेंसी बट ऑल्सो ऑन द रेट ऑफ कॉन्टिन्यूशन ऑफ इट्स प्रॉपर यूज़, ठीक है। जैसे हमने कॉन्डम की बात की तो बहुत बार क्या होता है कि कॉन्डम इज़ लाइक 97% इफेक्टिव, पर बहुत बार क्या होता है कि इट कैन टीयर इफ़ पीपल डज नॉट यूज़ इट प्रॉपरली, एंड बहुत बार ऐसा होता है, ठीक है। सो प्रॉपर यूजेज इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है, एंड कंप्लायंस इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है। देन वी हैव स्पेसिंग एंड टर्मिनल मेथड्स। हम दो में डिवाइड करते हैं। स्पेसिंग में हमारे फिजिकल, केमिकल एंड कंबाइंड आते हैं, एंड टर्मिनल में ओके वी हैव अ स्टेरिलाइजेशन, वी हैव ट्यूबेक्टमी, वी हैव वेसेक्टमी, ओके। सो हेयर वी हैव आईयूडी, हार्मोनल, पोस्ट कंसेप्शनल, मिसलेनियस, ठीक है। बैरियर्स की बात करें, बैरियर्स और ऑक्लूसिव मेथड, इनका मेन फंडा क्या होता है, टू प्रिवेंट मीटिंग ऑफ द स्पर्म विद द ओवा, ठीक है। द मेन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेज इज द एब्सेंस ऑफ साइड इफेक्ट दैट इज एसोसिएटेड विद पिल एंड आईयूडी, ठीक है। जो जैसे हमारे फिजिकल बैरियर्स है ये हमें कोई डिसएडवांटेज नहीं देते हैं, ठीक है, इनमें कोई रिस्क फैक्टर नहीं होता कि मेनोरेजिया होगा या फिर जो फर्टिलिटी है वो कम हो जाएगी, ठीक है। जो छोटे छोटे रिस्क फैक्टर्स हैं वो इसमें नहीं है जो पिल्स और आईयूडी से रिलेटेड है, ठीक है। द नॉन कॉन्ट्रासेप्टिव एडवांटेज है दैट दे प्रोटेक्ट अगेंस्ट एसटीडी, पिल्स एंड आईयूडी डोंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम एसटीडीज, ठीक है। दे रिड्यूस द रिस्क ऑफ पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, जो एसटीडीज है दे कैन कॉज पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़, ठीक है। सो इट इज़ प्रिवेंटिंग एसटीडीज एंड इनडायरेक्टली ऑल्सो प्रिवेंटिंग पीआईडी। हमें पता है कि आईयूडी कैन कॉज योर पीआईडी, ठीक है, एंड दे कैन प्रोटेक्ट यू फ्रॉम द रिस्क ऑफ सर्वाइकल कैंसर, दिस इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है। बैरियर मेथड रिक्वायर हाई डिग्री ऑफ मोटिवेशन, ठीक है, ऑन द यूज़र पार्ट, क्योंकि हर सेक्शुअल एक्ट में आपको ये यूज़ करना है, ठीक है, प्रॉपरली यूज़ करना है, ठीक है। तो हमने देखा ना कि एक आइडियल कॉन्ट्रासेप्टिव क्या होना चाहिए, जो इंडिपेंडेंट ऑफ सेक्शुअल एक्ट के हो, कि आप हमेशा रेडी रहे। पर इसमें क्या होगा, जब भी आप सेक्शुअल एक्ट करेंगे तो उसके लिए आपको ये कॉन्डम रखना पड़ेगा, ठीक है। इन जनरल दे आर लेस इफेक्टिव दैन ईदर पिल और द लूप, ठीक है। दे आर ओनली इफेक्टिव दे आर कंसिस्टेंटली एंड केयरफुली यूज बिकॉज दे रिक्वायर मोटिवेशन बहुत ज़्यादा, ठीक है। देन वी हैव कॉन्डम्स, फिजिकल मेथड में आते हैं कॉन्डम्स, सो इट इज़ अ शॉर्ट नोट, यू हैव टू नो द एडवांटेज एंड द डिसएडवांटेज ऑफ दिस, ठीक है। सो मोस्ट कॉमनली मोस्ट वाइडली नोन, ठीक है। सो हमने ऊपर देखा था ना, मोस्ट कॉमनली कॉन्डम आर यूज एंड सेकेंड इज आर आईयूडी, ठीक है। इट इज़ नोन बाय निरोध, गवर्नमेंट में ये निरोध के नाम से बिकता है, ठीक है, एंड निरोध मीन्स प्रिवेंशन,
ठीक है, निरोध आप याद रख सकते हैं फॉर MCQ पर्पसेस, ठीक है। इट इज़ अ सिंपल स्पेसिंग मेथड विदाउट साइड इफेक्ट्स, ठीक है। सो इट इज़ फिटेड ऑन अ एरेक्ट पेनिस बिफोर इंटरकोर्स, ठीक है। एयर शुड बी इजेक्टेड, इट शुड नॉट बी टियर्ड, ठीक है, एंड इट शुड बी हेल्ड केयरफुली while withdrawing it from vagina to avoid any spilling into the vaginal after intercourse। एंड हर सेक्सुअल एक्ट के लिए एक नया कॉन्डम यूज़ करना होता है, ठीक है। सो कॉन्डम क्या करता है, इट प्रिवेंट्स डिपोजिशन ऑफ सीमन इनटू वेजाइना, ठीक है। एंड विद द कॉन्डम हम क्या यूज़ कर सकते हैं, स्पर्मिसाइडल जेली यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। स्पर्मिसाइड क्या करते हैं, एडिशनल प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं अगर गलती से कॉन्डम फिसल गया या फिर टीयर हो जाता है, ठीक है। सो कॉन्डम कैन बी हाईली इफेक्टिव मेथड ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन इफ़ करेक्टली यूज्ड इन एवरी इंटरकोर्स, ठीक है। फेलियर रेट है इसका बहुत ज़्यादा होता है, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं, वेरी बहुत करता है, कहीं ज़्यादा होता है कहीं कम होता है, पर सर्वे के हिसाब से इट इज़ 2 to 3% मतलब कि फेलियर रेट है, ठीक है। एंड मोस्टली फेलियर रेट क्यों आते हैं, ड्यू टू इनकरेक्ट यूज़, ठीक है। एडवांटेज की बात करते हैं, दे आर ईजीली अवेलेबल, ठीक है, सेफ़ है, इनएक्सपेंसिव है, ठीक है, गवर्नमेंट में फ्री में मिलते हैं, ठीक है, कहीं कहीं 3 रुपये में मिलते हैं। आगे हम पढ़ेंगे कि आशा वर्कर्स कॉन्डम्स भी डिलीवर करती हैं घर घर जाके, इंक्लूडिंग द OCPs ऑल्सो, ठीक है। ईजी टू यूज़ है, मेडिकल सुपरविजन नहीं चाहिए इसके लिए, ठीक है। नो साइड इफ़ेक्ट्स, लाइट, कॉम्पैक्ट एंड डिस्पोजेबल है। STDs के अगेंस्ट तो प्रिवेंट करे, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। डिसएडवांटेज क्या है कि इट में स्लिप और टीयर ड्यू टू इनकरेक्ट यूज़, ठीक है। इंटरफेयर विथ सेक्स सेंसेशन लोकली, ठीक है। सो पीपल विल कंप्लेन कि आई डोंट लाइक दिस एंड स्टफ, बट अदर्स कैन गेट यूज टू इट। द मेन लिमिटेशन ऑफ द कॉन्डम इज दैट मैनी मेन डू नॉट यूज देम केयरफुली और रेगुलरली, ठीक है। सो इस वजह से रिस्क प्रेगनेंसी का तो बढ़ता ही है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ का भी बढ़ जाता है, ठीक है। देन हम फीमेल कॉन्डम की बात करते हैं, दिस इज़ नॉट यूज क्योंकि इसका फेलियर रेट कुछ 5% है, मतलब इट इज़ ओनली 95% इफेक्टिव, मतलब मेल कॉन्डम से इसका जो इफेक्टिव रेट है वो थोड़ा कम है, ठीक है। सो इट इज़ अ पाउच मेड अप ऑफ पॉलीयूरेथेन, या वर्ड याद रखिएगा, पॉलीयूरेथेन विच लाइन्स द वजाइना। इसमें 2 रिंग्स होती हैं, तो एक इनर रिंग होती है दैट इज़ फिटेड इनटू द सर्विक्स, एंड आउटर रिंग वजाइना पे होती है, ठीक है। इट इज़ प्री लुब्रिकेटेड विद सिलिकॉन, इसमें स्पर्मिसाइड की ज़रूरत नहीं पड़ती। इट इज़ ऑल्सो एन इफेक्टिव बैरियर टू STD, ठीक है, पर इसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है एंड इसको जनरली लोग एक्सेप्ट नहीं करते। एक्सेप्टेबिलिटी इज़ अ मेजर प्रॉब्लम। इसकी फेलियर रेट मेल कॉन्डम से 2% ज़्यादा है, ठीक है। एंड आप देख सकते हैं कि इट कैन गो हाई टिल 21, ठीक है। सो 5% तो है ही फेलियर रेट, पर इट कैन ऑल्सो गो टू 21%, ठीक है। सो बहुत ज़्यादा हाई फेलियर रेट है, कॉस्टली भी है, एंड एक्सेप्टेंस में भी प्रॉब्लम है, ठीक है। देन वी कम टू द डायफ्राम, इट इज़ ऑल्सो वेजाइनल बैरियर, पर हम इसको यूज़ नहीं करते हैं, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड, ठीक है। तो इसको डच कैप कहते हैं, ठीक है। इसमें शैलो कप होता है, रबर का बना होता है, प्लास्टिक मटेरियल का होता है, ठीक है, 5 to 10 सेंटीमीटर का होता है। एंड ये जो कप है इसके आसपास एक फ्लेक्सिबल रिम होती है स्प्रिंग या मेटल की। अब क्या होगा, इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट वेमेन बी फिटेड विद अ डायग्राम ऑफ द प्रॉपर साइज़, ठीक है। तो ठीक है, एंड क्या होता है कि इसको हम अंदर वेजाइना में फिट करते हैं, जो वेजाइना की मसल होती है ना, मसल टोन होती है, वो इसको पकड़ के रखती है। तो इसके जो रिम पे स्प्रिंग तो लगाई है और वेजाइना इसको होल्ड करके रखती है, ठीक है। दिस मीन्स फॉर सक्सेसफुल यूज़ वेजाइनल टोन मस्ट बी रीजनेबल, अच्छी टोन होनी चाहिए वेजाइना की, वरना ये नीचे गिर जाएगा। अदरवाइज इन केस ऑफ सीवियर डिग्री ऑफ सिस्टोसील द रिंग में स्लिप डाउन, ठीक है। डायफ्रागम इज इंसर्टेड बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स एंड मस्ट रिमेन इन प्लेस फॉर नॉट लेस देन 6 hours, ठीक है, वरना उसके अगेंस्ट रिएक्शंस हो सकते हैं। सो 6 hours से ज़्यादा नहीं रखना है उसको अंदर। स्पर्मिसाइडल आर ऑलवेज यूज्ड विद डायफ्रागम, ठीक है। द डायफ्रागम होल्ड्स द स्पर्मिसाइड ओवर द सर्विक्स, तो ये वेजाइना में फिट कर दिया, स्पर्मिसाइड सर्विक्स पे लगाते हैं। द साइड इफेक्ट आर प्रैक्टिकली निल, ठीक है, जो बैरियर होते हैं उनके साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं, बट इसका फेलियर रेट है 6 to 12% विथ स्पर्मिसाइड, ठीक है। सो दिस इज़ नॉट यूज, पर इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज इसका एक ही है कि इसमें कोई रिस्क नहीं है, ठीक है, या फिर मेडिकल कॉन्ट्राइंडिकेशन नहीं है, एक्सेप्ट फॉर कि जब वेजाइनल टोन अच्छी ना हो, दैट इज़ ऑल्सो नॉट अ कॉन्ट्राइंडिकेशन, पर उसमें हम यूज़ नहीं करेंगे इसको। डिसएडवांटेज क्या है, पहले एक फिजिशियन को समझाना पड़ेगा कि इसको यूज़ कैसे करना है, फिट कैसे करना है।
आफ्टर डिलीवरी इट कैन बी यूज ओनली आफ्टर इन्वॉल्यूशन ऑफ यूट्रस इज completed. ठीक है. प्रैक्टिस एट इंसर्शन, प्राइवेसी चाहिए होती है. ठीक है. वॉशिंग फैसिलिटीज़ चाहिए होती हैं. स्टोरेज ऑफ डायफ्राग्म इज़ इम्पॉर्टेंट. ठीक है. सो ये जितनी भी चीज़ें हैं इसको हम जो है इसको एक्सेप्टेबिलिटी बहुत कम मिलती है, पर्टिकुलरली इन रूरल एरियाज़. ठीक है. तो इसके यूज़ को एज अ कमर्शियल लेवल जस्ट लाइक कॉन्डम इन गवर्नमेंट सेक्टर इसको कभी ग्रांट या फिर मतलब क्या कहते हैं परमिशन नहीं मिली है. ओके. देन इफ़ द डायफ्राग्म इज़ लेफ्ट इन वजाइना फॉर एक्सटेंडेड, अभी हमने पढ़ा था 6 से ज़्यादा नहीं रखना है, अगर रख देते तो वी कैन हैव टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम. ठीक है. एंड विच कैन ऑल्सो लीड टू, इट इज़ अ टाइप ऑफ पेरिफेरल शॉक एंड दैट विल रिक्वायर रिससिटेशन. तो उसके लिए रिससिटेशन के लिए आपके पास फिर सामान भी होना चाहिए, मतलब कि इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं. वेरिएशन ऑफ डायफ्राग्म क्या क्या हो सकते हैं. तो डायफ्राग्म तो वजाने में लगती है. वी कैन हैव सर्वाइकल कैप, वी कैन हैव वॉल कैप, वी कैन हैव विम्यूल कैप, बट दीज आर नॉट रिकमेंडेड इन नेशनल फैमिली प्रोग्राम. तो मैंने जो 4 बताए थे ना ऊपर, कॉन्डम, स्टेरिलाइजेशन, OCP, IUD, ये 4 ही इंपॉर्टेंट है. ठीक है. वेजाइनल स्पॉन्ज की बात करते हैं, ये भी यूज़ नहीं करते हम. ठीक है. सो इसको हम क्या करते हैं, विनेगर या ऑलिव ऑयल में स्टोक करते हैं. ये नाम याद रखना, टुडे. ठीक है. टुडे क्या है, एक ब्रांड नेम है. यूएसए में वेजाइनल स्पॉन्ज यूज़ करते हैं. ठीक है. कुछ नहीं होता, स्पॉन्ज में हम क्या करते हैं, इसको स्पर्मिसाइड में डुबा के उसमें उसको सोक कर लेते हैं, देन इट इज़ इंसर्टेड. ठीक है. एंड यू शुड रिमेंबर दिस स्पर्मिसाइड नेम, नोनॉक्सिनॉल 9, MCQs में पूछते हैं. ठीक है. सो दिस स्पॉन्ज इज़ लेस इफेक्टिव दैन डायफ्राग्म, बट इट इज़ बेटर दैन नथिंग. जो लोग कुछ ना यूज़ करें वो ये यूज़ कर ले. ठीक है. पर इसका फेलियर रेट है 20 to 40%, बहुत ज़्यादा है. ठीक है. केमिकल मेथड्स भी नहीं यूज़ कर सकते हैं वैसे तो. वी हैव फोम्स. ठीक है. फोम्स में टैबलेट्स हैं, एरोसिस है. वी हैव जेलीज, पेस्ट, क्रीम्स, सपोजिटरीज, पर इनको मैनुअली इंसर्ट करना पड़ता है. सॉल्युबल फिल्म्स हैं, ये भी मैनुअली इंसर्ट करते हैं. ठीक है. देन बेस्ड, सो स्पर्मिसाइड क्या होता है, एक बेस होता है जिसमें स्पर्मिसाइड इज इनकॉर्पोरेटेड. ठीक है. तो क्या होता है, सरफेस एक्टिव एजेंट होता है. जैसे ही इसके कांटेक्ट में कोई स्पर्म आएगा तो ये क्या करेगा, उसका ऑक्सीजन अपटेक कम करके उसको मार देगा. ठीक है. इनका फेलियर रेट बहुत आया है, इसलिए हमने इसको अभी तक एडजेंट मतलब कि एडजेक्टिव पढ़ा है, मतलब साथ में यूज़ करने के लिए पढ़ा है, इसको अकेले यूज़ नहीं करते हैं. ठीक है. इसके ड्रॉबैक्स बहुत हैं. ठीक है. दे मस्ट बी यूज इमीडिएटली बिफोर इंटरकोर्स एंड रिपीटेड आफ्टर ईच सेक्स. ठीक है. जस्ट लाइक इन कॉन्डम. दे मस्ट बी इंट्रोड्यूस इन दोज रीजन्स ऑफ वेजाइना वेयर स्पर्म्स आर लाइकली टू बी डिपॉजिटेड. ठीक है. ये डिटरमाइन करना पड़ेगा. दे मे कॉज माइल्ड बर्निंग सेंसेशन. ठीक है. एंड मेक्स मेसीनेस. ठीक है. एंड द स्पर्मिसाइड शुड बी फ्री फ्रॉम पोटेंशियल टॉक्सिसिटी. हो सकता है कि वो यहाँ से अब्जॉर्ब हो गया सिस्टम में चला जाए. शुड नॉट बी टॉक्सिक. It should not have inflammatory or carcinogenic effect on vaginal skin or cervix. No spermicide which is safe to use has yet been found. ठीक है. वो मतलब जो सेफ तो है ही, पर जो प्रेगनेंसी प्रिवेंट भी करे ऐसा तो मिला ही नहीं है. ठीक है. स्पर्मिसाइड्स आर नॉट रिकमेंडेड. ठीक है. ये तभी यूज़ करते हैं जब हम कोई बैरियर मेथड यूज़ कर सकते हैं. और अभी हमें पता चला है कि कुछ स्पर्मिसाइड इनके पास टेराटोजेनिक इफेक्ट भी है, पर अभी तक इसके लिए कोई कंफर्मेशन नहीं आई है. इंट्रा यूटराइन डिवाइसेस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है. आगे आप ना इसके कॉम्प्लिकेशंस वगैरह पढ़ेंगे, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. कॉम्प्लिकेशंस योर कि आइडियल IUD का वो कैंडिडेट कौन सा होता है, जिस साइड इफेक्ट पॉइंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सीधा शॉर्ट नोट में आ जाता है ये. ओके. सो IUDs की बात करते हैं तो हमारे पास 3 तरह के IUDs होते हैं, नॉन मेडिकेटेड, कॉपर एंड हार्मोनल. ठीक है. सो फर्स्ट इज नॉन मेडिकेटेड एंड मेडिकेटेड. ठीक है. सो ये क्या होता है, पॉलीइथाइलिन या फिर पॉलीमर्स के बने होते हैं. ठीक है. सो इट कैन बी इनर्ट, इट कैन बी बायोएक्टिव. ठीक है. सो नॉन मेडिकेटेड या फिर इनर्ट IUDs होते हैं, फर्स्ट जनरेशन होते हैं. सेकेंड जनरेशन में वी हैव कॉपर एंड थर्ड जनरेशन में वी हैव हार्मोन रिलीजिंग. The medicated IUD were developed to reduce the incidence of side effects and to increase the contraceptive effectiveness. ठीक है. However, they are expensive and they must be changed after a certain time. हम पढ़ेंगे कि जैसे कॉपर टी है, it has to be replaced after 5 years. ठीक है. Something is there, we have to replace it in 7 years.
ठीक है। पर आप देख रहे हैं रिप्लेसमेंट टाइम ईयर्स में है, कॉन्डम में इट वाज एवरी सेक्सुअल एक्ट, दिस इज ईयर्स, ठीक है। इन इंडिया हम क्या यूज़ करते हैं, कॉपर टी 200B, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कॉपर टी 200B इज बीइंग यूज। तो आप देख सकते हैं ये सारे टाइप्स दे रखे हैं, लिपिस लूप इनर्ट है, कॉपर टी, एंड वी हैव मल्टी लोड, प्रोजेस्टेड, लिवोनोस्टेरॉल, आईओडी, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन की बात करते हैं, इट कंप्राइजेज ऑफ इनर्ट और नॉन मेडिकेटेड लिपिस लूप यूज़ करते हैं इन डेवलपिंग कंट्रीज़, ठीक है। लिपिस लूप क्या होता है, ये डबल एस शेप का हो सकता है, आप देख सकते हैं सांप जैसा ही है, ठीक है। इट हैज़ बेरियम सल्फेट, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, क्या होता है कि ना जब भी हम आईओडी इंसर्ट करते हैं ना तो यूट्रस को परफोरेट करके सिस्टम में आ जाता है, ठीक है। तो उसके लिए हमें एक्सरे कराना पड़ता है ये देखने के लिए कि वो गया कहाँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्योंकि इनर्ट है, हम क्या करेंगे, इसमें बेरियम सल्फेट जानबूझ के लगा देंगे थोड़ा सा, सो दैट हम इसको एक्सरे में देख सकें, ठीक है। हर आईओडी में 2 टेल्स होती है नायलॉन की, ठीक है, जो वेजाना में दिखती हैं, तो हमें पता रहता है कि हाँ आईओडी अभी भी अपनी जगह पे है, एंड इसी स्ट्रिंग को यूज़ करके हम आईओडी निकाल भी सकते हैं। सो दीज टेल्स आर इम्पॉर्टेंट, ठीक है। सो दिस कैन बी फेल्ट एंड दे रीअश्योर कि लिपिस लूप जगह पे है, ठीक है, एंड हम इनको यूज़ करके हटा भी सकते हैं लूप, एंड इट इज़ सिमिलर इन योर प्रोजेस्टेड, सॉरी इन आईओडी एंड कॉपर, सेम है, ठीक है। अ लार्जर डिवाइस इज यूजुअली हैज़ अ ग्रेट एंटी फर्टिलिटी इफेक्ट बट लोअर एक्सपल्शन रेट, बट द हायर रिमूवल रेट बिकॉज ऑफ साइड इफेक्ट्स सच एज पेन एंड ब्लीडिंग। मतलब जितना बड़ा डिवाइस होगा, जितना ज़्यादा वो यूट्रस का एरिया कवर करेगा, उतना ज़्यादा वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। पर उसकी वजह से पेन और ब्लीडिंग भी ज़्यादा होगी, इस वजह से उसको हटाना, लगा तो लेते हैं पर उसको हटाना भी पड़ जाता है फिर, ठीक है। सो द लार्जर लूप्स हम जनरली उन फीमेल्स में यूज़ करते हैं दैट आर मल्टी पैरस क्यों, क्योंकि उनका यूटराइन थोड़ा ज़्यादा बड़ा है, यूट्रस ज़्यादा बड़ा है इन कंपैरिजन टू नल्ली पैरस वुमेन, ठीक है। सेकेंड जनरेशन की बात करते हैं, इट अकर्स टू अ नंबर ऑफ रिसर्चर दैट आइडियल आईओडी कैन नॉट बी सिंपली डेवलप्ड एज अ रिजल्ट ऑफ चेंजिंग इन द शेप और साइज़, कि शेप सांप जैसा बना दो या फिर गोला बना दो, कुछ भी बना दो, उससे नहीं, उसमें कुछ डालना पड़ेगा, शेप से क्या कर लोगे। तो उन्होंने उसमें कॉपर ऐड कर दिया, ठीक है। सो दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, कॉपर करता क्या है, कॉपर फर्टिलिटी रेट कम कर देता, मतलब फर्टिलिटी घटा देता है, कैसे, ठीक है। सो ये हम आगे पढ़ेंगे। अब देखो हमने जब इसका कॉपर का बनाया ना, तो अब क्या हुआ कि जो छोटे डिवाइसेस थे ना उनकी इफेक्टिवनेस ज़्यादा हो गई इन कंपैरिजन टू लार्जर डिवाइसेस। तो हम यहाँ थे ना कि बड़ा डिवाइस लगा तो ज़्यादा कवरेज होगी, तो हमने क्या छोटे डिवाइसेस लगाने पे भी अच्छी कवरेज मिल रही है, तो हम इनको नल्ली पैरस में भी यूज़ कर पा रहे थे, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो इसमें से आपको ना सिर्फ ये कॉपर टी ये वाला याद करना है 200B, एंड आप ये भी याद करना प्लीज़, कॉपर टी 380A, ये बहुत जगह MCQs में आ जाता है, ठीक है, फिर उस समय याद नहीं आता ये, ठीक है। ml मल्टी लोड, ठीक है, एंड 375, दिस इज इम्पॉर्टेंट, ठीक है। द नंबर इंक्लूड्स द नेम ऑफ डिवाइस रेफर टू द सर्फेस एरिया, ये 250 375 ये क्या सरफेस एरिया ऑफ द कॉपर। अभी हमने पढ़ा ना कि जो ये आईओडी है इट इज़ मेड ऑफ पॉलीइथाइलिन, इसके ऊपर कॉपर की तार लपेट देते हैं, तो उस कॉपर की तार का सरफेस एरिया इज़ गिवन इन स्क्वायर mm, ठीक है। सो ये ना वाइवास में पूछ लेते हैं, MCQs में पूछ लेते हैं, ठीक है। सो इसमें आप देख सकते हैं 380 का मतलब हो गया 380 स्क्वायर mm, ठीक है। अब क्या है कि जो ये कॉपर डिवाइसेस है ये है सेकंड जनरेशन, इनमें भी बहुत वेराइटी है और ये भी हर बार इम्प्रूव होते रहते हैं। तो अब क्या है, जो नए कॉपर डिवाइसेस है मोर इफेक्टिव देन पुराने वाले, ठीक है। मल्टी लोड हमने पढ़ा, ठीक है, ऑफर फर्दर एडवांटेज ऑफ हैविंग एन इफेक्टिव लाइफ ऑफ एटलीस्ट 5 years, ठीक है। दे कैन बी लेफ्ट इन प्लेस सेफली फॉर टाइम अनलेस स्पेसिफिक मेडिकल और पर्सनल रीजंस कॉल फॉर अर्लियर रिमूवल। क्या है, कॉपर है, आईओडी है, ये क्या फॉरेन सब्सटेंस ही तो है, अगर आप इसको अंदर डालेंगे बॉडी के तो इसके अगेंस्ट रिएक्शंस भी बनेंगी, ये करोड़ हो सकता है, मेटल है, तो इसको हटाना पड़ता है, ठीक है। पर जो ये मल्टी लोड है इट इज़ मोर सेफर, ठीक है, इतना इजीली करोड़ नहीं होगा, एक बार इसकी लाइफ खत्म होगी तो उसको थोड़ी देर के हम रख सकते हैं अंदर, ठीक है, कोई ऐसी टेंशन की बात नहीं है। एडवांटेज क्या, एक्सपल्शन रेट कम है। एक्सपल्शन रेट क्या होता है, जब भी आप आईओडी इंसर्ट करते हैं तो वो अपने आप बाहर आ जाता है, ठीक है, विदाउट एनी इंटरवेंशन, ठीक है, ये हम आगे भी पढ़ेंगे। अब क्या एक्सपल्शन तो ठीक है, मतलब कोई साइड इफेक्ट तो नहीं हुआ ना, पर अब क्या होगा कि एक फॉल्स सेंसेशन रहेगी कि मैंने आईओडी लगाया है सो आई डोंट नीड एनी अदर कॉन्ट्रासेप्टिव बैरियर दैट कैन लीड टू अनवांटेड बर्थ,
ठीक है। साइड इफ़ेक्ट्स कम है, ठीक है, लोअर इंसिडेंस है, ईजिली फिटेड इनटू नली पैरस, हमने देखा ना लिपिस लूप मल्टी पैरस में लगाना पड़ता है, बेटर टॉलरेटेड बाय नली पैरा, इंक्रीज कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्टिवनेस, क्योंकि हमने कॉपर ऐड कर दिया, कॉपर इज गिविंग एक्स्ट्रा पॉइंट्स, ठीक है। एंड इसको पोस्ट कंसेप्शन कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन में यूज़ करते हैं। दिस पोस्ट कॉइटल कॉन्ट्रासेप्शन इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, ये आगे भी आएगा और हम फिर से पढ़ेंगे इसको, ठीक है। उस समय हम ये भी पढ़ेंगे, within 3 to 5 days of unprotected sex you can use copper IUD for contraceptive method, ठीक है। तो हम आते हैं थर्ड जनरेशन IUD पे, ठीक है। सो इसमें क्या होता है, इट रिलीजेज हार्मोन बट ऑन अ लिमिटेड स्केल, धीरे धीरे करके करेगा, ठीक है। सो वी हैव प्रोजेस्टेरोन, इसमें 38 मिलीग्राम होता है प्रोजेस्टेरोन द नेचुरल हार्मोन, ठीक है, एंड इट स्लोली रिलीज इनटू द यूट्रस, ठीक है। अब आप देख सकते हैं दूसरा हमारे पास क्या है, LNG लिवोनोगैस्ट्रॉल, इसको मिरीना कहते हैं, इसका नाम याद रखना मिरीना, ठीक है, 20 माइक्रोग्राम, ठीक है, एंड इट इज़ अ पोटेंट सिंथेटिक स्टेरॉइड, ठीक है। लिवेनोगैस्ट्रॉल रिलीजिंग IUD हैज शोन टू बी हैविंग लोअर मेंस्ट्रुअल ब्लड लॉस। अभी हम पढ़ेंगे IUD की कॉम्प्लिकेशंस, इंपॉर्टेंट शॉर्ट नोट, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि ब्लड लॉस, ठीक है, सबसे ब्लीडिंग सबसे कॉमन कॉज है, मतलब सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट है या फिर कॉम्प्लिकेशन है IUD इंसर्शन का। तो इसमें ब्लीडिंग कम होगी अब, ठीक है, फ्यूअर डेज ऑफ ब्लीडिंग देन कॉपर डिवाइसेस। अब जिसकी इफेक्टिव लाइफ 10 ईयर्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, 10 ईयर्स MCQ में आता है, ठीक है। हार्मोन डिवाइसेस वुड बी पर्टिकुलरली वैल्यूएबल फॉर वुमेन इन डेवलपिंग कंट्री इन हुम एक्सेस ब्लड लॉस। क्या होता है कि अगर ब्लड लॉस हो रहा है तो ठीक है, ठीक है, पर अगर एक्सेस ब्लड लॉस होता है तो द वुमेन कैन हैव अनीमिया, तो इसलिए हम आयरन की टैबलेट्स देते हैं साथ में, ठीक है। बस दीज डिवाइसेस आर एक्सपेंसिव एंड कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस ऑन अ वाइड स्केल, ठीक है, मतलब इनको इंट्रोड्यूस करना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। देन वी कम टू द मैकेनिज्म ऑफ IUD। मोस्ट वाइडली एक्सेप्टेड व्यू इज दैट IUD इज़ अ फॉरेन बॉडी, ठीक है। तो ये क्या करेगा, फॉरेन बॉडी रिएक्शन कर देगा यूटरस में, इसकी वजह से ऐसे सेलुलर बायोकेमिकल चेंजेस बनेंगे जो यूटराइन और एंडोमेट्रियल फ्लूइड का कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे, ठीक है, इन्वायरमेंट को चेंज कर देंगे, इम्पेयर कर देंगे गैमीट के मिलने को, फर्टिलाइजेशन को, एंड रिड्यूसेस द चांसेस ऑफ इम्प्लीमेंटेशन, एंड देयर फॉर अगर फर्टिलाइजेशन हो भी गई है, जाइगोट बन भी गया तो इम्प्लांट नहीं हो पाएगा, ठीक है। दिस इज़ इंपॉर्टेंट। कॉपर करता क्या है, ठीक है, कॉपर क्या करता है, सेलुलर रिस्पॉन्स बढ़ा देता है एंडोमेट्रियम में, एंजाइम्स बढ़ा देता है, क्योंकि कैसे, बाय एक्सर्टिंग फॉरेन एक्टिविटी, बाय ऑल्टरिंग द बायोकेमिकल कॉम्पोजिशन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस, कॉपर आयंस में अफेक्ट स्पर्म मोटिलिटी, कैपेसिटेशन एंड सर्वाइवल। कॉपर क्या करता है, स्पर्म की मोटिलिटी कम कर देता है, तो स्पर्म क्या करेगा, वेजाइना के एसिडिक सिक्रीशन में ही मर जाएगा, ठीक है। हार्मोन रिलीजिंग डिवाइसेस इंक्रीज विस्कोसिटी ऑफ सर्वाइकल म्यूकोजा, समझ गए, एंड देयर बाय प्रिवेंट स्पर्म फ्रॉम एंटरिंग द सर्विक्स। दे मे ऑल्सो मेंटेन हाई लेवल ऑफ प्रोजेस्ट्रॉन इन द एंडोमेट्रियम एंड दस रिलेटिवली लो लेवल ऑफ एस्ट्रोजन, देयरफॉर जो है एंडोमेट्रियम ग्रो करती रहेगी पूरा समय, वो शेड ही नहीं होगी, सो इट विल बिकम अनफेवरेबल टू योर इम्प्लांटेशन, ठीक है। सो वी कम टू द इफेक्टिवनेस, सबसे बहुत ही इफेक्टिव है ये, थियोरेटिकल इफेक्टिवनेस इज लेस देन OCP एंड इंजेक्टेबल, ठीक है, पर हमारे बैरियर से ज़्यादा है, बट सिंस IUD हैज़ लॉन्गर कॉन्टिन्यूएशन, हमने देखा ना 5 साल 10 साल भी चला सकते हैं अगर महंगा वाला ले तो ये इसकी जो वैल्यू है ज़्यादा हो जाती है हार्मोनल एंड इंजेक्शन से ज़्यादा, ठीक है। So effectiveness, the overall effectiveness of IUD and oral contraceptives are the same in family planning, ठीक है। IUD कम इफेक्टिव है पर ज़्यादा समय के लिए चला सकते हैं, OCP बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है पर वो कम समय के लिए चलाते हैं, ठीक है। स्टडीज़ हैव शोन जितना ज़्यादा कॉपर होगा उतनी ज़्यादा उसकी इफ़ेक्ट होगी, ठीक है। देन वी हैव चेंजेस इन IUD, ठीक है। अगर हम इनर्ट IUD को वहीं रख दें यूट्रस में, ठीक है, तो कोई ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं रहेगा, ठीक है, पर अगर हम कॉपर को रख दें, ठीक है, तो कॉपर क्या करोड कर जाएगा, उसमें मिनरल्स डिपॉजिट हो जाएंगे, ठीक है, एंड दैट लीड मिनरल डिपॉजिट बिल्ड्स अपॉन कॉपर अफेक्टिंग द रिलीज ऑफ कॉपर, ठीक है। सो क्या होगा कि यूट्रस में भी मिनरल्स है वो कॉपर पे डिपॉजिट करेंगे तो कॉपर भी रिलीज़ होना कम हो जाएगा, तो इसकी एक वैल्यू होती है